अनाथ लड़की और राक्षस। एक छोटा सा गांव जो घने जंगलों और दूर दूर तक फैले खेतों के बीच बसा हुआ था। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में 18 साल की रिया अपनी दादी मालती के साथ रहती थी। रिया को गांव वाले अनाथ और मनहूस कहकर ताने मारते थे। गरीबी और तिरस्कार के बीच रिया का जीवन एक अनवरत संघर्ष भरा हुआ था। आज सूरज की पहली किरणें गांव की पगडंडियों पर पड़ रही थी। रिया की झोपड़ी जो मिट्टी और फूस से बनी थी, सुबह की ठंडी हवा में हल्के से कांप रही थी। झोपड़ी के अंदर मालती, रिया की दादी, पुरानी खाट पर लेटी थी। उसकी सांसें भारी थी और चेहरा उम्र और बीमारी की थकान से भरा था। रिया लंबे काले बालों और गहरी भूरी आंखों वाली एक दुबली पतली लड़की बाहर आंगन में चूल्हा जला रही थी। दादी, आज चाय में चीनी डालूं? सेठ जी ने पिछले हफ्ते जो पैसे दिए उसमें थोड़ी सी चीनी खरीद ली थी मैंने। नहीं बेटी, चीनी बचा कर रख, तुझे पता है सेठ के पैसे कब तक चलते हैं, क्या पता कब चीनी की जरूरत पड़ जाए। अरे दादी, एक कप चाय से क्या बिगड़ेगा, आप बस मेरी बात मानो। तू जिद्दी है रिया, ठीक है डाल दे, पर जल्दी से तैयार हो जा, सेठ के यहाँ देर हो जाएगी तो फिर वही डांट डपट शुरू हो जाएगी। हाँ दादी, सेठ जी को तो बस बहाना चाहिए, पर मैं क्या करूँ, गांव में कोई और काम देता ही नहीं। रिया और मालती की जिंदगी गांव की गरीबी और तिरस्कार से जकड़ी थी। रिया के माता पिता की मृत्यु तब हुई थी जब वो महज 2 साल की थी। मालती ने उसे पाला, लेकिन गांव वालों ने हमेशा रिया को अनाथ और मनहूस कहकर पुकारा। मालती जो कभी गांव की वैद थी, अब उम्र और बीमारी के कारण खाट से बंधी थी। उसकी खांसी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और रिया जानती थी दवा के बिना उनकी हालत और बिगड़ेगी। चाय पीने के बाद रिया ने सिर पर टोकरी रखी और सेठ रामलाल की हवेली की ओर चल पड़ी। रास्ते में गाँव की गलियां उसे घूरती थी। बच्चे उसका पीछा करते और बड़े उससे मुंह फेर लेते। रिया की टोकरी में लकड़ियाँ थे जो वो जंगल से काट कर लाई थी। सेठ रामलाल गांव का सबसे धनी और कंजूस आदमी रिया को अपने घर में कई तरह के काम देता था। लकड़ियां ढोना, रसोई साफ करना, बर्तन मांजना और कभी कभी तो गोदाम की धूल भरी अलमारियां तक संभालना। अरे रोज रोज सेठ के घर जाकर थक गई हूँ। एक तो सेठ का घर इतनी धूप, ऊपर से इतनी धूप, बहुत प्यास लग रही है, चलो कुएं से थोड़ा पानी पी लेती हूँ। रिया गांव के बीचों बीच बने कुएं के पास रुकी। उसका गला सूख रहा था। उसने टोकरी नीचे रखी और कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी खींचने लगी। तभी 2 गांव की औरतें वहां पहुंची। अरे ये अनाथ यहाँ क्या कर रही है, कुएं का पानी गंदा कर देगी। अरे चाची, मैं बस एक घूंट पानी पीना चाहती हूँ, मैं कुछ गंदा नहीं करूँगी। पानी पीना चाहती है तो मनहूस है रिया, तेरे छूने से कुआं भी सूख जाएगा, जा अपनी झोपड़ी में जा। ठीक है चाची। रिया का दिल भारी था, लेकिन उसने अपने आंसू छिपा लिए। गांव वालों का ये व्यवहार नया नहीं था। बचपन से ही उसे ताने सुनने की आदत थी। वो जानती थी अगर वो जवाब देगी तो बात और बिगड़ेगी। तेज कदमों से सेठ की हवेली की ओर बढ़ी। सेठ रामलाल की हवेली गांव की सबसे शानदार इमारत थी। संगमरमर के फर्श, सोने की कारीगरी से सजे खंभे और लकड़ी के नक्काशीदार दरवाजे, ये सब रिया की झोपड़ी के ठीक उलट थे। रिया पिछवाड़े के छोटे से दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। सेठ का नौकर भोला वहाँ खड़ा था। अरे अनाथ, फिर देर से आई? सेठ जी गुस्से में हैं। जल्दी गोदाम में लकड़ियाँ रख और फिर रसोई में जा। जी भोला भैया, मैं अभी रख देती हूँ। और हाँ, सेठ जी ने कहा है आज रात तक गोदाम की सारी अलमारियां भी साफ करनी है। इतना काम पर मुझे दादी के पास भी जाना है और उनकी तबीयत। तुझे काम चाहिए या नहीं? चुपचाप कर जो कहा गया है। रिया ने गोदाम में लकड़ियां रखकर वो रसोई में चली गई, जहाँ ढेर सारे बर्तन उसका इंतजार कर रहे थे। सेठ की पत्नी शांति देवी वहाँ खड़ी थी। अरे अनाथ, इतनी सुस्ती क्यों? ये बर्तन कब तक धोएगी? और हाँ, फर्श भी साफ करना है। जी मालकिन, मैं जल्दी कर लूंगी। जल्दी? तू तो बस बहाने बनाती है। सेठ जी ठीक कहते हैं, तुझे रखना ही बेकार है।
रिया ने घंटों तक बर्तन मांजे, फर्श साफ किया और फिर गोदाम की धूल भरी अलमारियों को व्यवस्थित किया। उसका शरीर थकान से चूर था, लेकिन सेठ का अत्याचार यही खत्म नहीं हुआ। जब वो दिन के अंत में सेठ के पास अपनी मजदूरी मांगने गई, तो सेठ ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। क्या चाहिए अनाथ? काम तो ढंग से किया नहीं और पैसे मांगने चली आई। सेठ जी, मैंने सारा काम किया, गोदाम, रसोई, बर्तन सब। मेरी मजदूरी दे दीजिए, दादी की दवाइयाँ भी मुझे लेनी है। मजदूरी? अरे तू तो मेरे यहाँ खाती पीती है, यही बहुत है, ये ले। सेठ जी, ये तो बहुत कम है। दादी की दवा के लिए थोड़े और पैसे दे देते तो बहुत मेहरबानी होती आपकी। बहुत बोलने लगी है तू, जा, नहीं तो अगली बार काम भी नहीं दूंगा। रिया ने सिक्के जेब में डाले और हवेली से बाहर निकल गई। सूरज ढल चुका था और गांव की गलियां अब खामोश थी। वो फिर से कुएं के पास रुकी। उसका गला सूख रहा था, लेकिन उसने पानी मांगने की हिम्मत नहीं की। वो जानती थी गांव वाले उसे फिर ताने मारेंगे। झोपड़ी में लौटकर रिया ने देखा मालती की हालत और बिगड़ गई थी। उसकी सांसें तेज थी और खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रिया ने उनके पास बैठकर उनका हाथ पकड़ा। दादी, ठीक हो जाओगी। मैं कल फिर सेठ के पास जाऊंगी और अब और ज्यादा काम करूंगी। रिया, तू बहुत मेहनत करती है, पर ये गांव, ये लोग तुझे कभी नहीं अपनाएंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दादी, बस आप ठीक रहो। मेरी बहादुर बेटी, सुन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। क्या दादी? गांव के बाहर जंगल के पार एक पुराना महल है। लोग कहते हैं वहाँ खजाना छिपा है, लेकिन दादी, आप फिर शुरू हो गई। चलो आप आराम करो, ये सब बाद में बात करेंगे। नहीं बेटी, सुन, उस महल में एक राक्षस रहता है। कोई वहाँ जाता नहीं, पर तुझे जाना होगा। वो खजाना तेरा हक है। राक्षस? दादी, ये क्या कह रही हैं? और मेरा हक? मैं तो बस आपकी रिया हूँ, एक अनाथ। आप भी औरों की तरह, गांव वालों की तरह बातें क्यों कर रही हो? तू अनाथ नहीं है रिया, तेरा अतीत उस महल से जुड़ा है, बस सावधान रहना। वो राक्षस रिया ने दादी को पानी पिलाया और उन्हें सुलाने की कोशिश की, लेकिन उसका मन अब उस महल और राक्षस की बातों में उलझ चुका था। लेकिन रिया अपनी दादी मालती की बीमारी से परेशान थी। दादी की रहस्यमयी बातें उसके दिमाग में घूम रही थी, लेकिन वो उन्हें मजाक समझकर टाल देती है। सुबह का धुंधला उजाला गांव पर छाया था। रिया की झोपड़ी में मालती की खांसी की आवाज गूंज रही थी। रिया चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी, लेकिन उसका ध्यान अपनी दादी की हालत पर था। दादी की खांसी अब पहले से ज्यादा गहरी और दर्दनाक हो गई थी। रिया ने रात को दादी की बातों को याद किया। जंगल के पार, पुरानी हवेली, खजाना और राक्षस। वो हल्के से मुस्कुराई। दादी, आपकी वो राक्षस वाली बातें सचमुच मुझे तो लगता है ना, आप बुखार में कुछ भी बोल रही थी। रिया, तू हंस ले, पर मैं सच कह रही हूँ। उस हवेली में कुछ है, तेरा हक है वहाँ। दादी, राक्षस कुछ नहीं होता, आप बस ठीक हो जाओ। मैं सेठ जी से आज कुछ पैसे मांगूंगी और आपके लिए दवा लेकर आऊंगी। सेठ पर भरोसा मत कर बेटी, वो तुझे दुख देगा। तू हवेली की बात सुन। ठीक है दादी, आप आराम करो, मैं सेठ जी के यहाँ जा रही हूँ। रिया ने जल्दी से रोटियां एक पुराने कपड़े में लपेटी और अपनी टोकरी उठाकर सेठ रामलाल की हवेली की ओर चल पड़ी। गांव की गलियां वैसी ही थी, ठंडी, खामोश और तानों से भरी। पहले की तरह ही गांव की औरतें रिया को देखकर फुसफुसाकर उसका मजाक उड़ाने लगी। रिया ने सिर झुकाकर अपने कदम तेज किए। सेठ की हवेली में आज भी वैसा ही काम था। रिया ने गोदाम में लकड़ियां रखी, रसोई में बर्तन मांजे और सेठ की पत्नी शांति देवी की डांट भी सुनी। अरे अनाथ, ये बर्तन अभी गंदे क्यों हैं? तू कामचोर है और बिल्कुल बेकार। मालकिन, मैंने तो सारे बर्तन धोए, बस ये 2 बचे हैं। हाँ, बहाने तो तुझे बहुत आते हैं। सेठ जी ठीक कहते हैं, तू जैसी लड़की को काम देना ही गलती है। वो तो मैं तेरी दादी का चेहरा देखकर तुझे यहाँ रखा है, नहीं तो कब का यहाँ से निकालकर बाहर कर दिया होता। रिया ने चुपचाप काम पूरा किया। उसका शरीर थकान से चूर था, लेकिन मन में एक ही चिंता, दादी की दवा। उसने हिम्मत जुटाकर सेठ रामलाल के पास जाने का फैसला किया। सेठ अपने आलीशान घर के बाहर बैठा था। सेठ जी, मैंने सारा काम कर दिया, आज की मजदूरी दे दीजिए। दादी की तबीयत बहुत खराब है, दवा के लिए आज थोड़े पैसे ज्यादा दे दीजिएगा।
रोज रोज ज्यादा पैसे, तू काम ढंग का करती नहीं और पैसे मांगने चली आती है। अरे तेरे से तो मैं परेशान हो गया हूँ। सेठ जी, मैंने रात दिन काम किया, गोदाम, रसोई सब साफ किया, बस थोड़े से पैसे चाहिए दादी की दवा के लिए। बस कर अनाथ, तू मेरे सिर पर चढ़ रही है। निकल जा यहाँ से। आज के बाद तुझे काम नहीं मिलेगा। जा अपनी मनहूस सूरत लेकर कहीं और भीख मांग। नहीं सेठ जी, कृपा करके ऐसा मत कीजिए। इस काम के सिवा मेरे पास और कोई काम नहीं है। मैंने एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया। जा यहाँ से। अब तुझे कोई जरूरी नहीं काम पे आने की, मनहूस कहीं की। रिया स्तब्ध रह गई कि आंखों से आंसू छलक आए, लेकिन उसने उन्हें पहुंच लिया। वो सेठ की हवेली से बाहर निकल आई। सूरज अब सिर के ऊपर चमक रहा था, लेकिन रिया का मन अंधेरे में डूबा था। बिना पैसे के दादी की दवा कैसे आएगी? वो गांव की गलियों में भटकने लगी। उसने कुछ गांव वालों से मदद मांगने की ठानी। वो पहले गांव के वैद्य हरिया के पास गई। वैद्य जी, मेरी दादी की तबीयत बहुत खराब है, थोड़े से पैसे उधार दे दीजिए ना, मैं बाद में लौटा दूंगी। अरे अनाथ, तू तो मनहूस है। तेरी दादी को कुछ हो गया तो मेरा नाम खराब होगा। जा कहीं और जा। रिया ने फिर गांव के दुकानदार मंगल से मदद मांगी। मंगल चाचा, बस थोड़े से पैसे चाहिए दादी की दवा के लिए, मैं मेहनत करके लौटा दूंगी। तू और मेहनत? अरे अनाथ, तू तो गांव की बदकिस्मती है। जा मेरी दुकान से दूर रह, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं हैं। रिया ने कई घरों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन हर जगह उसे वही जवाब मिला, अनाथ महसूस। भाग यहाँ से। उसका दिल टूट चुका था। वो गांव के कुएं के पास बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने उन्हें छिपाने की कोशिश की। अभी थोड़ी देर बाद उसे दादी की बात याद आई। जंगल के पार पुरानी हवेली, खजाना और राक्षस। दादी की बातें, क्या सचमुच उस हवेली में कुछ है? नहीं नहीं, ये सब कहानियां हैं, राक्षस वाक्षस कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही उसने ये सोचा, उसका मन बेचैन हो उठा। अगर सचमुच वहाँ खजाना हुआ और अगर मैं उसे पालूं, तो दादी की दवा भी खरीद सकती हूँ। अगर मुझे उस गाँव के तानों से मुक्ति पाना है तो शायद यही ठीक रहेगा। रिया ने एक गहरी सांस ली। उसका मन डर रहा था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो तेजी से झोपड़ी की ओर लौटी। वहाँ पहुंचकर उसने देखा मालती की हालत और बिगड़ गई थी। सांसें तेज थी और चेहरा पीला पड़ चुका था। दादी, आप ठीक हो जाओगी, मैं कुछ करूंगी दादी, आप ठीक हो जाओगी। रिया, तुझे हवेली जाना होगा। वो खजाना तेरा है, वही जगह है जो तुझे सम्मान दिला सकता है। दादी, अब फिर वही बात, राक्षस, खजाना, ये सब सच नहीं हो सकता। तू जा बेटी, तेरा अतीत वहाँ छिपा है, पर सावधान रहना, वो राक्षस। ठीक है दादी, अगर आप कह रही हैं तो मैं जरूर जाऊंगी, लेकिन आप ठीक हो जाइए। रिया ने दादी को पानी पिलाया और उन्हें सुलाने की कोशिश की, लेकिन उसका मन अभी भी उस हवेली की ओर खींच रहा था। गांव वालों की कहानियां उसके दिमाग में गूंज रही थी। पुरानी हवेली, जहाँ कोई नहीं जाता। लोग कहते थे वहाँ एक राक्षस रहता है जो हर उस इंसान को मार देता है जो हवेली के पास जाता है। लेकिन रिया के पास अब खोने को कुछ था नहीं। सेठ ने उसे काम से निकाल दिया था। गाँव वालों ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया था और दादी की हालत बिगड़ रही थी। अगर उस हवेली में सचमुच खजाना है तो मैं दादी को बचा सकती हूँ, और अगर ये सब झूठ है तो अभी मैं कोशिश कर सकती हूँ। दूसरे दिन रिया ने अपनी झोपड़ी में एक पुरानी लालटेन, एक रस्सी और एक छोटा सा चाकू लिया। उसने दादी को देखा जो अपने बिस्तर पर सो रही थी। उसने उसके माथे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, दादी, मैं आपके लिए वो खजाना लाऊंगी, चाहे राक्षस हो या कुछ और, मैं डरूंगी। रिया झोपड़ी से बाहर निकल गई। सूरज निकल गया था। गांव के बाहर जंगल की पगडंडी पर पुरानी हवेली का रास्ता शुरू हो रहा था। रिया ने एक बार पीछे मुड़कर अपनी झोपड़ी की ओर देखा और जंगल की ओर कदम बढ़ाया। उसके दिल में डर था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा थी एक अनजानी उम्मीद। जंगल अजीब था, जहाँ पेड़ों की छाया और हवा की सनसनाहट एक रहस्यमय माहौल बनाती है। रिया अपनी दादी की बातों से प्रेरित होकर पुरानी हवेली की ओर बढ़ रही थी। ये जंगल कितना डरावना है। दादी, आपकी बात सच हो तो मुझे वो खजाना मिल ही जाएगा। राक्षस वाक्षस तो बस कहानियां है ना? रिया ने अपने कदम तेज किए।
पेड़ों की टहनियाँ हवा में हिल रही थी। कहीं दूर से उल्लू की आवाज गूंज रही थी। अचानक उसे एक पतली सी चीख सुनाई दी। वो रुक गई और लालटेन ऊंची करके चारों ओर देखने लगी। और डंडी के किनारे एक झाड़ी में एक छोटा सा खरगोश फंसा हुआ था। उसका पैर घायल था और वो दर्द से कांप रहा था। अरे बेचारा, तुझे क्या हुआ? रुक, मैं तुझे पानी पिलाती हूँ। रिया ने अपनी पानी की मशक से थोड़ा पानी खरगोश के मुंह के पास लाया। खरगोश ने धीरे धीरे पानी पिया। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थी, जैसे वो कोई साधारण जानवर ना हो। अचानक खरगोश ने रिया की ओर देखा। राक्षस, तुम भी वही बात? मेरी दादी ने कहा था हवेली में राक्षस है, पर ये सच कैसे हो सकता है? तेरी दादी सच कह रही थी। वो राक्षस कोई कहानी नहीं, हकीकत है। वो जंगल के जानवरों को खा जाता है, इंसानों को भी नहीं छोड़ता। लेकिन वो ऐसा क्यों करता है? और हवेली में खजाना, क्या वो भी सच है? खजाना है लड़की, पर वो राक्षस उसकी रक्षा करता है। उसका रहस्य उसका दिल एक काले पत्थर में छिपा है। वो पत्थर हवेली के सबसे गहरे कमरे में है। अगर तू उसे तोड़ दे तो राक्षस खत्म हो जाएगा। काला पत्थर? ये सब इतना अजीब है। मैं क्यों मानूं तुम्हारी बात? क्योंकि तू यहाँ तक आई है। तेरा हौसला मुझे दिखता है, पर सावधान लड़की, राक्षस की नजर तेज है, वो तुझे देख लेगा। ठीक है चंदन, मैं जा रही हूँ, लेकिन तेरा पैर? मेरी चिंता मत कर, तू मुझे इस झाड़ी से निकाल चुकी है। मैं ठीक हो जाऊंगा। जा और सावधान रहना। रिया ने खरगोश को धीरे से एक पेड़ के नीचे रखा और अपनी लालटेन उठाई। उसका मन अब और बेचैन था। एक बोलने वाला खरगोश, राक्षस का काला पत्थर, ये सब किसी सपने जैसा लग रहा था। लेकिन रिया जानती थी अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। जंगल अब और घना हो गया था। उसका मन अब और बेचैन था। एक बोलने वाला खरगोश, राक्षस का काला पत्थर, ये सब किसी सपने जैसा लग रहा था। लेकिन रिया जानती थी अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। जंगल अब और घना हो गया था। पेड़ों की टहनियाँ आसमान को ढक रही थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ी हुई लकड़ी और कुछ अनजाना। रिया के कदम धीमे पड़ रहे थे, लेकिन वो रुकना नहीं चाहती थी। काला पत्थर, हवेली, ये सब सच है तो मैं इसे जरूर ढूंढूंगी। राक्षस हो या कुछ और, मैं नहीं डरूंगी। अचानक उसे दूर से एक धुंधली सी रोशनी दिखाई दी। वो रुक गई। पेड़ों के बीच से एक विशाल पुरानी हवेली की छाया नजर आई। हवेली की दीवारें टूटी फूटी थी और खिड़कियों से अंधेरा झांक रहा था। हवा में एक गहरी डरावनी गर्जन गूंजी, जैसे कोई विशालकाय प्राणी सांस ले रहे हो। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये तो वही लालटेन है दादी, आपने जो कहा वो सच है। वो धीरे धीरे हवेली के मुख्य द्वार की ओर बढ़ी। द्वार लकड़ी का था, लेकिन उस पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने पंजों से उसे खरोचा हो। रिया ने दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। वो चरमराते हुए खुल गया। अंदर का दृश्य और डरावना था। धूल भरे फर्श, टूटी हुई मूर्तियाँ और दीवारों पर अजीब सी आकृतियाँ। रिया ने एक कदम आगे बढ़ाया, तभी एक जोरदार गर्जन ने हवेली को हिला दिया। वो डर से पीछे हट गई। लालटेन की रोशनी में उसने देखा एक विशालकाय छाया दीवार पर पड़ रही थी। छाया इतनी बड़ी थी कि रिया की सांसें थम गई। कौन है वहाँ? मैं डरती नहीं। छाया और करीब आई। हवा में एक ठंडी सिरहन दौड़ गई और लालटेन की रोशनी कांपने लगी। रिया ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए। तभी एक गहरी डरावनी आवाज हवेली में गूंजी। कौन है जो मेरी हवेली में घुसा? इंसान की गंध। तू यहाँ जिंदा नहीं बचेगी छोटी लड़की। रिया की आंखें डर से फैल गई। उसने लालटेन ऊंची की, लेकिन राक्षस की पूरी शक्ल नहीं दिखी। बस उसकी आंखें लाल चमकती हुई, जैसे दो जलते हुए कोयले। रिया का हाथ कांप रहा था, लेकिन उसने चाकू को और कसकर पकड़ा। मैं खजाने के लिए आई हूँ, तो जो भी है मुझे रोक नहीं सकता। खजाना तो उस तक कभी नहीं पहुँचेगी। मेरे बिना कोई यहाँ से जिंदा नहीं निकला। रिया ने एक गहरी सांस ली। उसे चंदन की बात याद आई। काला पत्थर। उसने सोचा अगर वो उस पत्थर को ढूंढ ले तो शायद राक्षस को हरा सकती है। वो पीछे हटने की बजाय हवेली की अंदर की ओर बढ़ी। राक्षस की गर्जन और तेज हो गई और छाया रिया की ओर बढ़ने लगी।
रिया का हाथ चाकू पर था, लेकिन वो जानती थी इस विशालकाय प्राणी को हथियार से नहीं हराया जा सकता। उसे चंदन रहस्यमय खरगोश की बात याद आई। राक्षस का दिल एक काले पत्थर में छिपा है। रिया ने अपने डर को दबाया और दिमाग को तेजी से दौड़ाया। राक्षस, तू चाहे जितना डरावना हो, मैं तुझसे नहीं डरती। मुझे वो खजाना चाहिए और मैं इसे लेकर ही जाऊंगी। मूर्ख लड़की, तू मेरे सामने एक चींटी है। खजाना मेरा है और जो मेरे रास्ते में आता है उसे मैं कुचल देता हूँ। ठीक है राक्षस, अगर तू इतना ताकतवर है तो मुझे खेल खेलने दे। अगर मैं जीत गई तो खजाना मेरा, और अगर हार गई तो मेरी जान तेरी। खेल? तू मेरे साथ खेल खेलेगी? बोल, क्या है तेरा खेल? मुझे हवेली के अंदर जाने दे, जहाँ मैं छुप जाऊंगी। अगर तू मुझे बिना कोई शक्ति के ढूंढ लिया तो तू मुझे मार देना, लेकिन अगर नहीं ढूंढ पाया तो सारा खजाना मेरा होगा। राक्षस की हंसी हवेली में गूंज उठी। उसे रिया की बात मूर्खता पूर्ण लगी। उसने सोचा कोई इंसान हवेली की उस कमरे तक पहुंच ही नहीं सकता कभी, जहाँ काला पत्थर छिपा था। ठीक है छोटी लड़की, जा कोशिश कर, लेकिन याद रख मेरी नजर हर जगह है, तू बच नहीं सकती। रिया ने एक गहरी सांस ली और हवेली के अंदर बढ़ी। हॉल के अंत में एक संकरी सीढ़ी थी जो नीचे की ओर जा रही थी। सीढ़ियाँ पुरानी थी और हर कदम पर चरमराने की आवाज आ रही थी। रिया ने अपनी लालटेन ऊंची की और सीढ़ियों से उतरने लगे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और दीवारों पर नक्काशीदार आकृतियाँ रिया को घूर रही थी। तुझे लगता है तू मेरी ही हवेली में मेरे से छुप जाएगी? थोड़ी देर इंतजार करता हूँ। जा, जहाँ छुपना है तू छुप जा। रिया राक्षस को अपनी जाल में फंसाकर हवेली के नीचे चले आई। नीचे एक लंबा गलियारा था जिसके दोनों ओर कई दरवाजे थे। रिया ने सोचा काला पत्थर किसी एक कमरे में होगा, लेकिन राक्षस की गर्जन अब भी गूंज रही थी और उसकी छाया दीवारों पर मंडरा रही थी। रिया ने अपनी चालाकी का सहारा लिया। उसने अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ा और उसे गलियारे के कोने में लालटेन के पास रख दिया। फिर उसने लालटेन को धीरे से नीचे रखा और खुद दूसरी दिशा में चली गई। अगर राक्षस मेरी गन को ढूंढ रहा है तो ये कपड़े उसे भटकाएगी। मुझे बस उस कमरे तक पहुंचना है जहां वो काला पत्थर है। रिया ने गलियारे के आखिरी दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। दरवाजा भारी था और उस पर ताला लटक रहा था। रिया ने अपने चाकू से ताले को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। तभी उसे चंदन की बात याद आई। राक्षस का दिल काले पत्थर में है। उसने दरवाजे के आसपास की दीवार को टटोला। अचानक उसे छोटा सा गड्ढा मिला जिसमें एक चाबी छिपी थी। ये रही, शायद ये उस दरवाजे की चाबी है दादी, आपकी बात सच हो रही है। रिया ने चाबी से ताला खोला और दरवाजा धक्का देकर अंदर घुसी, लेकिन बीच में एक छोटा सा मंच था जिस पर एक काला पत्थर चमक रहा था। पत्थर से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी और उसमें से धीमी धीमी धड़कन की आवाज भी आ रही थी। रिया ने पत्थर को देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये वही पत्थर है, अगर मैं इसे तोड़ दूं तो राक्षस खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी कमरे में एक जोरदार गर्जन गूंजी। राक्षस की छाया दरवाजे पर प्रकट हुई। उसका विशालकाय शरीर अब साफ दिख रहा था, लंबा, काला और पंजों से भरा। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। तूने मुझे धोखा दिया लड़की, तो उस पत्थर को नहीं छू सकती। मैंने तो उसे कहा था ना राक्षस, मैं डरती नहीं। ये खजाना मेरा है और तू मुझे नहीं रोक सकता। ए लड़के, उस पत्थर से दूर रह, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, रुक। राक्षस उसको मारने वाला होता है कि तभी रिया तेजी से पत्थर की ओर छलांग लगाती है। राक्षस जैसे ही अपने पंजे बढ़ाता है, रिया फुर्तीली होती है। उसने चाकू से पत्थर पर जोरदार वार किया। पत्थर चटक गया और एक तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। राक्षस दर्द से चीख मारने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। तू कौन है? इसे कोई नहीं कर सकता। तूने मुझे धोखे से हराया है। नहीं। राक्षस की आवाज धीमी पड़ गई और वो पूरी तरह गायब होकर धूल में मिल गया। रिया हाँफ रही थी। उसने पत्थर के टुकड़ों को देखा जो अब साधारण पत्थरों की तरह बिखरे थे। कमरे में एक अजीब सी शांति थी। रिया ने मंच के नीचे एक पुराना संदूक देखा। उसने उसे खोला और अंदर सोने चांदी के गहने, हीरे और अनमोल रत्न चमक रहे थे।
ये खजाना दादी, आपने सच कहा था। यहाँ तो सच में इतने सारे सोने और चांदी है। लेकिन तभी संदूक के नीचे एक पुराना पत्र मिला। रिया ने उसे खोला और तभी हवा में एक आवाज गूंजी। रिया, मेरी बेटी, हम तुम्हारे मम्मी और पापा हैं। मुझे पता था तुम एक दिन जरूर यहाँ आओगी और इस दुष्ट राक्षस का सफाया करोगी। आज हम समझ गए कि हमारी बेटी बिल्कुल हमारी तरह निडर और साहसी है। बेटा, तुम इस हवेली की मालकिन हो। हम तेरे माता पिता इस हवेली के राजा रानी थे, लेकिन एक दिन इस राक्षस ने हमें धोखे से मार दिया और खजाने पर कब्जा कर लिया। तुम्हारा जन्म इस हवेली में हुआ था। तुम अनाथ नहीं, इस खजाने की हकदार हो। दादी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं कोई अनाथ नहीं, ये मेरा घर है। रिया ने संदूक से कुछ गहने और सिक्के लिए और हवेली से बाहर निकल आई। जंगल अब शांत था और चंदन खरगोश कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। रिया ने सोचा शायद वो भी राक्षस के साथ गायब हो गया। तो तेजी से गांव की ओर लौटी। गांव में पहुंचकर रिया ने सबसे पहले वैद्य को बुलाया और दादी की दवा का इंतजाम किया। तुम सब मुझे अनाथ और मनुष्य कहते थे ना, लेकिन आज मैंने उस राक्षस को हराया जो इस गाँव को डराता था। ये खजाना मेरा है और मैं इसे गाँव की भलाई के लिए इस्तेमाल करूंगी। रिया, हमें माफ कर दे, हमें नहीं पता था। तो इस गांव की मालकिन है रिया। तूने हमें उस राक्षस से बचाया। हमें माफ कर दे बेटा। मेरी रिया, मैंने कहा था ना तू अनाथ नहीं है, तू इस गांव की सच में मालकिन है। रिया की कहानी गांव में आग की तरह फैल गई। लोग अब उसे हवेली की रानी कहने लगे। सेठ रामलाल की हवेली अब रिया की संपत्ति के सामने फीकी पड़ गई। रिया ने अपनी झोपड़ी को एक छोटे से घर में बदल लिया और दादी के साथ नई जिंदगी शुरू की। गांव वाले जो उसे ताने मारते थे अब उसका सम्मान करने लगे। दादी, अब मुझे कोई लाचार नहीं कहेगा। ये खजाना मेरे माता पिता का था और अब ये मेरा है। तूने अपने हक को पा लिया बेटी, अब ये गांव तेरा कर्जदार है। रिया ने जंगल की ओर देखा जहाँ हवेली अब शांत थी। उसने सोचा शायद चंदन अभी भी वहाँ है, जंगल की रक्षा कर रहा है। उसकी जिंदगी अब बदल चुकी थी और वो अब ना अनाथ थी ना लाचार। वो एक नई रिया थी, हवेली की रानी।